Hello, dear student. Today I am going to explain the important points and terms of the first chapter history, the rise of nationalism in Europe. इसमें हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, टर्म्स पद हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और पूरे चैप्टर को समझने पहले इन सब टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की शुरुआत। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद उभरा यूरोप में। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद यूरोप में उभरा था। इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स, इट ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप विच रिजल्टेड इन इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट मतलब वो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं जिनके जो लैंग्वेज होते हैं या उनके कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन एक जैसे होते हैं। तो इसी से जो यूरोप जो पहले अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया, अपने रीति रिवाज, अपने परंपरा, ट्रेडिशन, अपने कस्टम की वजह से। उनके जो रिचुअल्स होते हैं एक जैसे बिल्कुल, उन्हें लगे कि हाँ हमारा जो कल्चर है, संस्कृति एक जैसा है। अपने संस्कृति कल्चर के हिसाब से नेशन राष्ट्र बट गए थे छोटे छोटे, जैसे इटली, फ्रांस, नीदरलैंड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। सो सबसे पहले यूरोपियन के सबसे पहले देश फ्रांस में हुए थे। जितने भी यूरोपियन देश थे सबसे पहले क्रांति फ्रांस में हुई थी 1789 में। वेरियस मेजर्स, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूसर वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस लाइक ए पैट्री। अब यहाँ पे जो फ्रांस क्रांति ने द फादरलैंड पैट्री को रिप्रेजेंट किया। लेट सिटीजन ले पैट्री मतलब द फादरलैंड मतलब जो भूमि, जो देश की भूमि। लेट सिटीजन मतलब सिटीजन, नागरिकों को दर्शाया, फ्रेंच लोगों को। यूनिफॉर्म ला एक केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली होती है, जो एक नियम होता है, कानून होता है, वो सभी नागरिकों के लिए, जो भी देश के नागरिक होते हैं राष्ट्र के, वो सभी नागरिकों को वो चीज़ फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, किसी कम्युनिटीज़ हों। जैकोबियन क्लब जब क्रांति के दौरान जैकोबियन क्लब बनाया गया था, जहाँ पे लोग जाते थे अपने विचारों को रिप्रेजेंट करते थे। जो एक स्टूडेंट विद्यार्थियों और कई अदर सदस्यों का, जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग के, जो मिडिल क्लास के लोग थे, मध्य वर्ग के लोग थे, उनका एक संगठन था। नेपोलियन कोड, नेपोलियन ने जो अचानक सुधार किए थे, अचानक क्रांतिकारी सुधार किए थे, उसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत थे उसी को हम सिविल कोड 1804 कहेंगे। 1804 में उन्हें सिविल कोड लागू किया था नेपोलियन ने, उसी को नेपोलियन कोड जाना था। किंगडम राज, देयर वेयर नो नेशन स्टेट्स इन द मिड। अब 18वीं मध्य शताब्दी के दौरान यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे, सभी बड़े बड़े किंगडम राज्य में बटे हुए थे सभी। जैसे ऑटोमन अम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की, ये अलग अम्पायर थे। उसके बाद सब अलग अलग, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो गए, तुर्की अलग हो गया, जितने भी अलग अलग देश हैं वो अलग। जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड अलग हुए उस अपने कल्चरल संस्कृति के कारण। फैक्टर्स, देयर वेयर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लेड टू द नेशन। अब राष्ट्र नेशन स्टेट बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण फैक्टर थे? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। एरिस्टोक्रेसी जो राजतंत्र, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। जो एक राजतंत्र था वहाँ पर यूरोप का, वो बहुत ही डोमिनेंट था, उसको डोमिनेंट समाज माना जाता था। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एक भूमि जो राजशाही थी उसको। न्यू सोशल ग्रुप्स, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, जो नए सामाजिक ग्रुप काम कर रहे थे। मिडिल क्लास मेड अप इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल केम टू बिंग। अब न्यू सोशल ग्रुप में अलग अलग मध्य वर्ग में कौन, अब इसमें बता रहे मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन भी थे, प्रोफेशनल भी आए। उन्होंने भी देश को आज़ाद कराने के लिए रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट किए। लिबरलाइज्म, उदारवाद, इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जो पूंजी या वस्तुओं की जो आदान प्रदान किया था तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस, जो रोक लगे थे, बाधाएं थी, उनको हटाना था। लिबरलिज्म, उदारवाद का मतलब। कंजर्वेशन, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 15 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वे ड्राइवन बाई स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब जब नेपोलियन की जो हार हो गई थी 1815 में वाटरलू के युद्ध में, उसमें यूरोपियन सरकार ने कुछ जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसको बाद में लाया गया था, उसी को रूढ़िवाद,
कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म, जो पहले से चला जा रहा है, जो पहले की संस्कृति, राजा महाराजाओं का शासन है, उनके विचार हैं, उसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। ट्रीटीज, संधि, द यूरोपियन पावर्स हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना। अब जब यूरोपियन शक्तियों से अलग अलग देशों, प्रूसिया, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस से, जब इंग्लैंड से, रसिया से, प्रूसिया से जब फ्रांस हार गया था, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना संधि 1815 में संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्सीज, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्सीज मतलब जो पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, उसको वापस लाना। दियर मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्सीज दैट हैज़ बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब जैसे यूरोप में जो पहले लुई 16 था, उसके बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे, सिविल कोड लाया था, या फिर जो राजाओं का शासन उसको हटा दिया था, उसके बाद जब नेपोलियन हार जाता है वाटरलू के युद्ध में, तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है 1815 में। उसके बाद जो फिर राजाओं का की जो शासन है उसको लाया जाता है, फिर राजा को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने मोनार्सीज को ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद मोनार्सी आती है, उसी को रिस्टोरेशन मोनार्सी, नेपोलियन के हार के बाद फिर मोनार्सी लागू होती, फिर वही रूढ़िवाद लागू होता है। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। मेनी रीजन्स लाइक इटली, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर विटनेस द एज ऑफ रिवॉल्यूशन बिटवीन, ये सब गवाह थे, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, जब क्रांति की शुरुआत हुई, क्रांति का युग प्रारंभ हुआ 1830 से 1840 में। इसमें काफ़ी इंडस्ट्रियों का विकास हुआ। फ्रांस, द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस, सबसे पहले क्रांति के लिए उथल पुथल जो हुआ था, या फिर सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत हुई थी फ्रांस में हुई थी, और जो सबसे बड़ा उथल पुथल था वो लिया जुलाई 1830 में हुआ था। देयर वाज ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट ग्रीस। अब 1821 में यूनान ने स्ट्रगल किया था, जो मुस्लिम रूलर थे उसके खिलाफ, तो इंडिपेंडेंस इन ग्रीस हुआ था। ग्रीस फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, 1832 में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल घटित होता है। 1821 में ग्रीस संघर्ष करता है, 1832 में संधि के साथ ये स्ट्रगल खत्म होता है। जो 1832 के कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी ने ही ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म वह पद है, वह विचारधारा है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपने देश को आज़ाद कराना है, अपने राष्ट्र समर्पित गीतों से, या फिर म्यूजिक से, संगीत से, या फिर गानों से, संगीत के माध्यम से, गानों के माध्यम से जो एक राष्ट्र भक्ति लोगों के मन में डालने का जो एक विचार था, उसी को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। म्यूजिक एंड लैंग्वेज, सम कंट्रीज लाइक पोलैंड केप्ट नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड, और जैसे कुछ देश पोलैंड जैसे, उन्होंने राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में विकसित करने के लिए संगीत और भाषा का सहारा लिया। इकोनॉमिक हार्डशिप, 1830 में यूरोप में काफ़ी ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखी गई, बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाई देखी गई यूरोप में। रिवॉल्ट, 1845 में एक विद्रोह हुआ था सेलेसिया के गांव के जो मुनकरों ने किया था कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों के खिलाफ। नेशन स्टेट, 1848 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड etc ये नेशन राष्ट्र बनते हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दिया गया। 1848 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एक नेशन राष्ट्र बनते हैं। वुमेन एसोसिएशन टू गेन पॉलिटिकल राइट्स, अब महिलाओं को राजनीतिक अधिकार पाने के लिए उन्होंने भी राजनीतिक संगठन बनाए। उन्होंने न्यूज़पेपर की स्थापना किया एंड टुक पार्ट इन मीटिंग, उन्होंने भी, महिलाओं ने भी मीटिंग में भाग लिया, डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया। प्रूसिया टुवार्ड यूनिफिकेशन, प्रूसिया अंडर द लीडरशिप ऑटोवन, उसमें प्रूसिया ऑटोवन बिस्मार्क के लीडरशिप में, नेतृत्व में था। टुक इनिशिएटिव फॉर द, उसने भी एक पहल किया जर्मनी के एकीकरण के लिए। जर्मन एम्पायर, 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रूसियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क, प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विल्हेम। यहाँ पे दिया है जो चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क थे, उन्होंने एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। इसका नेतृत्व कौन किया था? काइजर विलियम फर्स्ट, जो प्रूसिया के राजा थे। प्रूसिया के राजा काइजर विलियम को दे दिया गया उनको दे दिया गया जर्मन राज्य को
नेतृत्व करने। आइल्स जो 18वीं शताब्दी के दौरान जो प्राइमरी आइडेंटिटीज लोगों की थी ब्रिटिश में, उनको आइल्स बोला जाता है। उसमें इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉट, आयरिश। आयरिश जैसे आयरलैंड के लोग हो आयरिश, स्कॉट स्कॉटलैंड के लोग हो स्कॉट, वेल्स जो वेल्स के लोग थे ये वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब एक ही ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ये देश थे। उनके लिए एक आइल्स बनाया गया 18वीं शताब्दी के दौरान। इनकी जो प्राथमिक आइडेंटिटीज मानी जाती है। फॉर्मेशन ऑफ यूके, यूके की स्थापना होती है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के दौरान इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में संधि होती है, अधिनियम पारित होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन बनाने के लिए। इंग्लैंड के साथ कई आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ को मिला दिया जाता है, उससे ग्रेट ब्रिटेन बनाया जाता है। इन कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड को मिला लिया जाता है 1801 में। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम यूके में मिलाया जाता है ब्रिटेन में 1801 में बलपूर्वक।